सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है सेमेस्टर 3 का, उसका जो मॉड्यूल 1 है ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, उसका आज लेक्चर नंबर 5 लेंगे, जिसके अंदर आज हम ये देखेंगे जो शेड्यूल कास्ट है उससे रिलेटेड जो कमीशन बनाई गई है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आखिर ये क्या होता है एंड ये किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन क्या होता है, इसकी पावर क्या रहती है एंड जो भी इससे अलग इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आखिर ये किस तरीके से बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले ये समझो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये है क्या। तो ये कह सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो कोई भी एक गवर्नमेंट की मतलब कह सकते हो सेक्टर, कोई भी एक पार्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड आर्टिकल है, जैसा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल है, ठीक है। वैसे ही ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके लिए भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 338A है वो, जो कि उसके अंदर बनाया गया है, उसने डाला गया, बाद में अमेंड करके डाला गया था वैसे तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है, देखो दो टाइप की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि हमने कोई लॉ पास कर दिया, कोई एक नया एक्ट ला दिया और उसके वजह से कोई अगर मान लो कोई कमीशन या फिर कुछ बनता है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे अगर आप देखोगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ बनाने के बाद मतलब एक एक्ट बना दिया गया और उस एक्ट के वजह से वो कमीशन बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये एक शेड्यूल मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आखिर ये कैसे बना है, क्या चीज़ है, इसके बारे में तो सब कुछ समझते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा है कि द स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स came into being consequent upon passing of the constitutional 65th amendment 1990, ठीक है। तो पहले मैं देखो इससे भी पहले की बात बता देता हूँ। देखो 1990 से पहले या फिर आप उससे भी पहले देखोगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 338, ठीक है। आर्टिकल 338 जो है वो कहता क्या है, देखो आर्टिकल 338 कहता है कि मतलब हम एक स्पेशल ऑफिसर बनाएंगे, एक स्पेशल ऑफिसर जो कि एसटी और एससी जो रहेंगे, मतलब शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स से उनके वेलफेयर के लिए, मतलब उनकी अच्छी तरीके से देखभाल रखने के लिए उनका काम करेगा, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से कि भाई शेड्यूल कास्ट के साथ कोई भी एट्रोसिटी तो नहीं हो रही है, कोई भी उनको परेशान तो नहीं ना कर रहा है, किसी भी प्रकार का उनका राइट्स का वायलेशन तो नहीं ना हो रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने का उसका काम रहेगा, वो जो स्पेशल ऑफिसर रहेगा, ठीक है, जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। कमिश्नर ऑफ SC and ST, ठीक है, मतलब कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो उस टाइम पे था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था आर्टिकल 338 के हिसाब से, ठीक है। बाद में क्या किया गया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब वो जो कमीशन जो ऑफिसर था स्पेशल ऑफिसर, उसको हटा दिया गया, ठीक है। क्यों हटा दिया गया बताता हूँ। देखो बात कैसे हटा दिया, पहले ये समझो। देखो गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन लाया, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं लाया गया है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अपने से ही कोई एक पार्लियामेंट में नया लॉ ला देते हैं जिसके हिसाब से, ठीक है। तो रिजोल्यूशन एक लाया गया था, एक रिजोल्यूशन, जिसके वजह से एक नई कमीशन बनाया गया, मतलब कह सकते हो जो स्पेशल ऑफिसर जो था उसको हटाकर एक नया कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, मतलब वो बनाया गया, ठीक है। बाद में फिर एक और रिजोल्यूशन लाया गया था 1987 में, जिसके बाद वो जो मतलब कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स था उसका नाम चेंज करके और थोड़ा बहुत उसके अंदर और जो काम वाम था, उसका जो इंक्वायरी जो करने का तरीका था, वो सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया गया थोड़ा बहुत, और उसका नाम चेंज कर बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। बाद में उसको मतलब एक और रेजोल्यूशन लाकर गवर्नमेंट ने एक और रेजोल्यूशन ला दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखो अब उसके बाद ये हुआ कि 1990s में हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट, क्योंकि देखो अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जब बनाया गया था दूसरा रिजोल्यूशन लाकर, क्योंकि वो देखो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं बना गया था, इसके वजह से वो एक नॉन स्टैट्यूटरी मतलब था, मतलब बेसिकली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था वो, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों था, क्योंकि देखो बताया मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या कि कोई एक्ट बना दिया अगर जाता है और उस हिसाब से कोई बॉडी बनती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। बट रिजोल्यूशन कोई एक्ट नहीं होता है, कोई लॉ नहीं होता है वो, ठीक है, मतलब वो एक कह सकते हो एक टेम्पररीली कोई एक सोल्यूशन होता है, ओके।
तो क्योंकि वो एक रिजोल्यूशन से पास हुआ एक बॉडी बनाया गया है, जिसके वजह से वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब हुआ क्या, देखो 1990s में क्या हुआ कि 65th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए गए एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 338A, ठीक है। आर्टिकल 338A क्या कहता है, वो कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद आप कह सकते हो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो अब उसके बाद की यहाँ पर कहानी बताई गई है कि द फर्स्ट कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 65th अमेंडमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 1992। सब्सिक्वेंट अनदर 3 सच कमीशन वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है बताता हूँ, देखो। तो देखो सबसे पहले इतना आपको समझ आ गया कि 65th अमेंडमेंट किया गया 1990s में, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब आगे सुनो, ठीक है। आपको कुछ कन्फ्यूजन होता होगा, देखो यहाँ पर तो हमने खाली शेड्यूल कास्ट लिखा है, हम दो क्यों एक साथ बोल रहे ट्राइब्स के बारे में भी, ठीक है। तो अभी आपको समझेगा, पहले आप सुनते जाओ आगे, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद 2003 में एक और अमेंडमेंट किया गया, 89th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके अंदर एक और आर्टिकल डाला गया, और जो उसमें पहले से आर्टिकल्स थे उनमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। जिसके बाद क्या किया गया, देखो पहली बात तो समझो, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो ये कमीशन बनाया गया था मतलब 1990s में, तो उस टाइम पर ये जो कमीशन बनाया गया था ये किन किन के मतलब देखभाल करता था। तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट का देखभाल करता था, उसके बाद ये शेड्यूल ट्राइब्स की भी देखभाल करता था, एंड साथ ही में जो बैकवर्ड ओबीसी वाले जो रहते थे ना लोग, उनका भी ये देखता था कि मतलब उनके साथ भी अगर कोई वायलेशन होता है राइट्स, उनके साथ भी उनका वायलेशन किया जाता है राइट्स का, तो उसका भी वो देखभाल रखता था, ठीक है। तो वो सबका देखभाल रखता था, एंग्लो इंडियंस का भी वही देखभाल रखता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करता था। अब हुआ क्या, देखो ये क्योंकि सारे जितने भी कैटेगरी से सबका बोझ जो है सिर्फ एक ही कमीशन के ऊपर आ जाता था, और उसके अंदर ज़्यादा मेंबर्स रहते नहीं थे, एक मतलब चेयरपर्सन रहता था, कुछ मेंबर्स रहते थे, और कुछ मतलब ऐसे कुछ ही मेंबर्स लोग रहते थे उसके अंदर, ठीक है, कमीशन के अंदर। जिसकी वजह से क्या हुआ, बाद में 2003 में 89th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके अंदर एक नया आर्टिकल लाया गया, ठीक है, आर्टिकल 338B। और जो आर्टिकल 338A जो था उसको चेंज करके उसके अंदर किया गया है, देखो कि सबसे पहला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो कहाँ पे रहेगा, तो वो रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये जो मतलब बेसिकली बॉडी है ये आर्टिकल 338A में रहेगा, ठीक है। आर्टिकल जो 338A है जो है वो इसको मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में रहेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 338A जो है वो रहेगा शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। और जो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 338B वो जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो तीनों को मतलब कह सकते हो जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको अलग अलग सेपरेट कमीशंस दे दिए गए, ठीक है। ये 2003 में अमेंडमेंट करके, और अमेंडमेंट तो 2003 में किया गया था बट इसको फोर्स में लाया गया 2004 में, ठीक है। तो 2004 में इसको फोर्स में लाया गया था इस अमेंडमेंट को, ठीक है। जिसके बाद फिर अब 3 कमीशंस बना दी गई थी, शेड्यूल कास्ट के लिए एक, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वही लिखा है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन 89 अमेंडमेंट 2003 कमिंग इनटू फोर्स ऑन 19 to 2004 द elsewhere National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes has been replaced by National Commission for Scheduled Caste and National Commission for शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब क्या, देखो यहाँ पर बोला ये गया है कि जब 2003 के पहले अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो था, मतलब कह सकते हो वहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये दोनों एक ही मतलब कमीशन थे, ठीक है। बट 2003 में जब अमेंडमेंट कर दिया गया तो इनको टुकड़ा कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो गया एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अलग हो गया, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब आगे वाले में पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले शेड्यूल कास्ट के बारे में, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इस तरह से अलग हो गया। मे भी आपको हल्का फुल्का समझ आ गया होगा क्या हुआ है, काफ़ी लंबा अभी तक तो यही समझाने में बीत गया 9 मिनट, बट मे भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले वो जो था एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया था जिसको कमिश्नर बोला जाता है फॉर ST एंड SC, ओके। उसके बाद क्या किया गया, एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसके अंदर क्या किया गया कि वो जो और मतलब ऑफिसर था उसको हटाकर एक कमीशन बना दिया गया फॉर SC एंड ST। उसके बाद क्या किया गया, एक और रिजोल्यूशन लाकर उसका नाम चेंज कर दिया गया और थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया गया उसके अंदर, जिसके बाद नाम हो गया उसका नेशनल कमीशन फॉर ST एंड SC, मतलब वही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। उसके बाद एक
अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1990s में, ठीक है, जो था 65th अमेंडमेंट, जिसके बाद क्या किया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से आर्टिकल्स डाल दिए गए, ठीक है, मतलब आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट के लिए और आर्टिकल 330 बना दिए, मतलब सॉरी आर्टिकल 338 जो है वो इसके लिए स्पेशली बना दिया गया, एक नया आर्टिकल उसमें डाल दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, जिसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर 2003 में फिर एक और अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 89th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2003 के अंदर, जिसके बाद क्या किया गया कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, और एक और भी बन गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो वो आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एंड जो मैंने एंग्लो इंडियंस बोला था वो किसके अंदर जाएंगे, तो वो शेड्यूल कास्ट के अंदर ही आ जाते हैं, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है एंग्लो इंडियंस को तो वो शेड्यूल कास्ट के पास ही, मतलब यही कमीशन के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लेकर वहाँ पर सॉल्व होती है। ओके, अब यहाँ पर ये समझ आ गया होगा आपको नेशनल कमीशन किस तरीके से बनाया गया था। नाउ अब ये समझो फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन, आखिर नेशनल कमीशन का काम क्या क्या रहता है, वो किस तरीके से काम करता है, मतलब उसका काम क्या क्या है, ठीक है, क्यों बनाया गया उसको आखिर, ठीक है। तो देखो लिखा है द फंक्शंस, देखो लिखा है द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमीशंस आर एज फॉलो। देखो तो सबसे पहला है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटिंग टू द सेफगार्ड टू providing for the scheduled caste under this constitution of India or under any other law under any order of the government and to ejaculate the working of सब safeguard। मतलब क्या सिंपली यही है कि देखो कमीशन को बनाने का मकसद ही ये था कि हमको जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनको सेफ गार्ड करना, उनको बचाना है, उनके जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है उनसे उनको बचाना है, ठीक है, सेफ गार्ड करने से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उनको राइट्स देता है, जो भी उनको लॉ बनाया गया है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है ये जितने भी मैटर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है सेफ गार्ड से रिलेटेड शेड्यूल कास्ट की, कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर जाएगा वो उनको बचाने के लिए, ठीक है, तो मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करता रहता है। उसके बाद इंक्वायर करता है इन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीवेशन ऑफ राइट एंड सेफगार्ड टू द शेड्यूल्ड कास्ट, कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, डेप्रीवेशन का मतलब किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है राइट्स का, सेफगार्ड का, उनका शेड्यूल्ड कास्ट का, तो वैसे टाइम पर ये जो नेशनल कमीशन जो रहेगा वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है। देखो नेशनल कमीशन कुछ भी कर नहीं सकता, इसके पास कोई भी ऐसे डायरेक्ट हक नहीं होता है, बट ये जो रहता है मतलब इसके पास कह सकते हो ये मतलब जो गवर्नमेंट रहती है उनको सजेशन दे सकता है, ठीक है। एंड होता क्या है कि गवर्नमेंट को इनकी सजेशन लेनी ही पड़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी सजेशन लेना, ऐसा कभी होता नहीं कि मतलब इनकी सजेशन को ना लिया जाए, ठीक है, तो सजेशन ली जाती है इनकी हमेशा और जिसके बाद एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, तो इंक्वायरी करता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the scheduled caste and to ejaculate the process of evaluate the process of their development under the function of union and in any state, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो नेशनल कमीशंस होती है शेड्यूल कास्ट की, ये एडवाइस देने के लिए पार्टिसिपेट हो जाती है कि मतलब कोई भी प्रोसेस रहेगा, मान लो डेवलपमेंट करना है शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर सोशो इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करना है, समाज को थोड़ा ऊपर करना है और जो छोटी कास्ट वाले उनको भी ऊपर करना है, उनकी भी प्रोग्रेस करनी है, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर वो जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस मीटिंग्स में, ताकि वो एडवाइस दे सके, ठीक है, जो भी अपने सजेशन से गवर्नमेंट्स को दे सके, ताकि उस पर वो वर्क करके जो छोटी कास्ट वाले उनको अपलिफ्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो उसका काम रहता है, फंक्शन रहता है, वो रहता है कि टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअल रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दिस सेफगार्ड। मतलब क्या कि ये जो मतलब नेशनल कमीशन रहती है इनको हर साल मतलब एनुअली रिपोर्ट बनानी रहती है, ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि आपको साल में ही मतलब रिपोर्ट देनी है। कई बार होता है कि मान लो अचानक से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि देखो नेशनल कमीशन इंडिया लेवल पे काम करता है, तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज़्यादा किसी मतलब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो रही है शेड्यूल कास्ट वालों को, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर जो ये जो कमीशन है ये कभी भी मतलब मन चाहे कभी भी दे सकती है और मतलब रिपोर्ट दे सकती है प्रेसिडेंट को, ताकि वो जो प्रेसिडेंट रहेगा उस रिपोर्ट को वो पार्लियामेंट में मतलब मेमोरेंडम के साथ डाल सके, जिसके बाद वहाँ पर उससे रिलेटेड बहस होगी कि भाई क्या करना, हमको क्या एक्शन लेने, और उस हिसाब से जो भी एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। और उसी टाइम पर वो जो मतलब ये जो नेशनल कमीशन होता है ये भी अपना सजेशन दे देता है कि हमको ये करना चाहिए। ऐसे टाइम पर जो रहता है पार्लियामेंट मतलब जो प्रेसिडेंट रहता है, पार्लियामेंट रहती है, उन लोग सोचते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो ये मतलब होता है। ओके, तो इनको हर साल मतलब एनुअली मिनिमम एनुअल में हर साल एक बार इनको अपना रिपोर्ट देना रहेगा कि भाई पूरा जो मतलब
देश भर में जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनका हाल कैसा है, ठीक है, मतलब वो कैसे है, क्या चीज़ है उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद लिखा है टू मेक इन सच रिपोर्ट रिकमेंडेशन एज टू द मेजर दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और एनी स्टेट फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस दो सेफगार्ड एंड अदर मेजर फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब क्या वही कि ये जो मतलब नेशनल कमीशन होता है ये रिपोर्ट्स के साथ में ही रिकमेंडेशंस भी देती है कि हमको क्या करना चाहिए, सुझाव भी देते हैं कि आपको मतलब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ताकि ये जो मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं इनको इकोनॉमिकली सोशो इकोनॉमिकली इनको डेवलपमेंट भी हो सके और उनको सेफ गार्ड भी मिल सके, ठीक है। तो अपनी रिकमेंडेशन भी देती है, ये भी इनका काम होता है, ये भी इनका फंक्शन होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आखिरी जो इसका फंक्शन रहता है वो ये रहता है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन, मतलब ऐसी और भी जो बाकी के जो काम है वो भी ये सारी चीज़ें करता है, जैसे प्रोटेक्शन करना है। अगर मान लो किसी का राइट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर किसी का राइट मतलब मान लो कोई शेड्यूल्ड कास्ट है उसका राइट का वायलेशन होता है तो ऐसे टाइम पर वो जो पर्सन रहेगा वो अपना प्रोटेक्शन के जस्टिस के लिए नेशनल कमीशन में जा सकता है, मतलब अपने पर्टिकुलर कमीशन में जा सकता है अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट का है तो, ठीक है। तो वैसे ही ये काम करता है, मतलब नेशनल कमीशन जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, लोगों को जस्टिस भी देगा, वेलफेयर भी करेगा एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एज द प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय रूल स्पेसिफाई, मतलब जो भी जिस अंडर में मतलब जो भी उसके लिए रूल्स बनाए गए उस हिसाब से वो अपना जो भी काम है वो करेगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यही इनका काम है, यही इनका फंक्शन होता है। मे भी आपको समझ आ गया वो फंक्शन। नाउ अब पावर ऑफ कमीशन देखते हैं कि अब कमीशन के पास क्या क्या पावर होती है, आखिर इनके पास क्या क्या पावर रहती है, क्या क्या कर सकते हैं आखिर ये, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो कमीशन जो रहता है, ये जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, इनकी पास जो पावर होती है वो एक सिविल कोड की इनके पास पावर होती है, ठीक है। मतलब जैसे सिविल कोड के पास जो जो पावर होती है वैसे इनके पास भी वो सारी पावर रहती है। ये भी किसी को समन कर सकते हैं, मतलब क्या कि अगर मान लो आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर है कोई मान लो जिसको आप चाहते हो बुलाना कि वो एविडेंस विटनेस के लिए कि ये इस आदमी ने देखा था, ठीक है। या फिर आप मान लो कोई पब्लिक रिकॉर्ड से कुछ लेके आना चाहते हो डॉक्यूमेंट, या फिर कोई वीडियो फुटेज मान लो किसी CCTV कैमरा से लाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें ये जो नेशनल कमीशन फॉर मतलब शेड्यूल्ड कास्ट है ये कमीशन जो है ये मंगवा सकता है सारे, इसके पास वो हक होते हैं, पावर होती है एक सिविल कोर्ट की, ठीक है। तो इसके पास काफ़ी पावर होती है, ऐसे नहीं कि इसके पास कोई पावर नहीं होती है, मतलब एविडेंस के लिए इंक्वायरी करने के लिए सारी चीज़ें करवा सकता है। तो कमीशन शॉल विल इन्वेस्टिगेट एनी मैटर और इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैव ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे सिविल कोर्ट में जो जो पावर होती है वैसे इसके पास भी वो सारी पावर होती है। जैसे कि सबसे पहला पावर होता है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, मतलब क्या कि किसी भी आदमी को आप बुलवा सकते हो, समन करवा सकते हो। समन मतलब रहता है ना कि आप किसी को भी बुलवा सकते हो अपने पास विटनेस में, मतलब विटनेस के लिए या फिर उससे पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, एंड उसमें शपथ खिलवा सकते हो, मतलब शपथ खिलवा सकते हो कि भाई तू शपथ का कि तू जो भी कहेगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो आप किसी को भी बुलवा सकते हो और उससे जो भी बातचीत है, जो भी उससे इंक्वायरी करनी हो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो इसके पास पावर होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास, वो होता है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। मतलब क्या कि अगर मान लो कमीशन को कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, मान लो कोई ट्रैफिक के इधर का कोई वीडियो फुटेज चाहिए तो वो सारी चीज़ों को मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये भी उसके पास हक होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर उसे चाहिए तो वो मंगवा सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, मतलब कोई भी अगर मान लो कोई भी क्राइम है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड एविडेंस उसको चाहिए तो वो भी मंगवा सकता है कि भाई इससे रिलेटेड मेरे को एविडेंस ये जो था वो लेके आकर मेरे को दिखाओ, ठीक है। फिंगरप्रिंट मान लो मांग लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मांग सकते हैं। उसके बाद होता है रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ठीक है। मतलब कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है, मतलब जो भी कोर्ट से मान लो कोई पुराना कोई केस है या फिर कोई भी ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड है मतलब गवर्नमेंट के पास में, तो वैसे वो सारी चीज़ें भी मंगवा सकता है इंक्वायरी करने के लिए। उसके बाद इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये कमीशन को मतलब एग्जामिनेशन भी करने के लिए भेज सकता है कि मतलब हमको डॉक्यूमेंट और जो भी विटनेस है वो सारी चीज़ें चाहिए हमको एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। एनी अदर मैटर विच प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, ठीक है। और ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है अगर उसे प्रेसिडेंट वो सारी पावर दे सके तो, मतलब प्रेसिडेंट अगर जितनी इसे पावर दे देता है उतनी ये पावर ले सकता है, ओके। तो यही बात है यहाँ पर। द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शॉल कंसल्ट कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट। एंड जो यूनियन और जो भी स्टेट्स होते हैं, यानी जो अपना जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर से अलग अलग वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होती है वो कोई भी डिसीजन अगर लेना रहता है, अगर मान लो शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड, चाहे वो रिजर्वेशन से हो या फिर और भी कोई भी
रिलेटेड चीज़ें हो, वो पक्का रहता है कि वो पहली बात तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से मतलब कंसल्ट करती है, बातचीत करती है कि भाई हमको ये लेना चाहिए, नहीं पॉलिसी सही है कि नहीं, उनसे रिकमेंडेशन लेती है और उस हिसाब से काम करती है, ठीक है। एंड अगर गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना रहता है तब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो नेशनल कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दिया और गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो ऐसे टाइम पर जो पार्लियामेंट होता है यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको ये बताना पड़ता है रीज़न पब्लिकली कि हमने क्यों वो रिकमेंडेशन को नहीं माना, जिसकी वजह से अब मान लो वो अपना कोई पर्सनल नीड की वजह से अगर उससे नहीं मानते हैं तो ऐसे टाइम पर उन्हें बताना पड़ता है, रीज़न देना पड़ता है कि हम क्यों नहीं मान रहे। और ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट जो जनता रहती है वो वोट देती नहीं है ना फिर बाद में, तो इसलिए फिर यही बात हो जाती है कि मतलब बाद में ये ज़्यादातर जो रहता है अपने जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पर नॉर्मली गवर्नमेंट जो रहती है इनकी मतलब रिकमेंडेशन को पूरी ही करती है, मान ही लेती है। ओके, उसके बाद नाउ देखो अब नेक्स्ट आगे क्या है वो पढ़ते हैं। तो इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, मतलब क्या, ये जो नेशनल कमीशन होता है ये कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग कंप्लेंट्स होते हैं, तो इनकी इंक्वायरी भी ये करता है, जाकर पूछताछ करता है भाई देखो क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो कि द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्रीवेशन ऑफ राइट एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अगर कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी का राइट डेप्रीवेट किया गया है या फिर उसका सेफगार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम पर ये जो कमीशन रहेगी ये खुद जाएगा, मतलब बेसिकली इसके जो टीम रहेगी वो जाएगी इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू एनेबल द कमीशन टू परफॉर्म दिस फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अगर आप चाहते हो कि कमीशन अच्छे तरीके से काम कर पाए तो ऐसे टाइम पर कमीशन जो रहता है वो चाहता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो ये समझ सके कि उनके लिए आसानी होगी, मतलब कमीशन के लिए आसानी होगी अगर वो इसे कुछ एविडेंस दे सके उस जो भी ग्रीवेनेस है, जो भी मैटर है, जो भी लफड़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इफ़ दे सब्सटेनेट देयर कंप्लेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड कोट द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल विच हैव बीन वायलेटेड, ठीक है। तो अगर वो सारी चीज़ अगर इनको बता देते हैं कि देखो भैया इस आदमी ने मेरा ये राइट को वायलेट किया है या फिर ये डॉक्यूमेंट ये एविडेंस है मेरे पास इससे रिलेटेड, तो ऐसे टाइम पर ये जो कमीशन होगी इनके मतलब आसान हो जाता है इनके लिए कोई भी मतलब एक्शन लेना और इंक्वायरी करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो अच्छे तरीके से इंक्वायरी भी कर पाते हैं और जो भी रहता है सॉल्व कर सकते हैं, जस्टिस दे सकते हैं आदमी को, ठीक है। उसके बाद देखो अब दूसरा आगे लिखा है इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ एट्रोसिटी, यानी क्या कि जो एट्रोसिटी के केसेस होते हैं उस पर इंक्वायरी ये किस तरीके से करता है, ठीक है। मतलब क्या, एट्रोसिटी मतलब वही लड़ाई झगड़ा, किसी को मारना पीटना, ठीक है। देखो लिखा है कि वेन एवर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द कमीशन अबाउट एनी इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, द कमीशन वुड इमीडिएटली गेट इन टच विद द लॉ एनफोर्सिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट to ascertain the details of incident and the action taken by the district administration। मतलब क्या कि देखो जब भी जो कमीशन है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिसीव होती है किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, कोई भी एट्रोसिटी से रिलेटेड कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट के साथ भी कोई भी दुर्घटना या फिर उसको कोई राइट वायलेट किया गया है, उससे मारा गया है, पीटा गया है, उसका वायलेशन किया गया है राइट का, तो ऐसे टाइम पर जो कमीशन होती है वो तुरंत ही इमीडिएटली एक्शन लेती है। पहली बात तो वो ये देखती है कि भाई कौन सा लॉ को तोड़ा गया है, कौन सा लॉ इसके ऊपर एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं लॉ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें पहले तो वो देखती है। उसके बाद ये देखती है कि जो वहाँ का जो स्टेट है उसने कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या एक्शंस लिए उससे रिलेटेड, एंड ये भी देखती है कि जो इंसिडेंट है वहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिल रहे हैं असर्टेन, मतलब वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एट्रोसिटी के लेवल पे जब एट्रोसिटी वाला कोई केस आता है तो इंक्वायरी इस तरीके से की जाती है, तुरंत मतलब जाते हैं, ज़्यादातर एकदम इमीडिएटली जाता है अगर कोई एट्रोसिटी से रिलेटेड कोई केस होता है तो। और अगर कोई स्पेशल कंप्लेंट होते तो वहाँ पर पहली बार जाते हैं, फिर पूछताछ किए जाते हैं कि भाई बताओ, मतलब उनसे एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि भाई जिसके साथ भी ये हुआ है, जिसका भी वायलेशन राइट किया गया है या फिर कोई भी इससे रिलेटेड शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो पहले थोड़े बहुत एविडेंस मांगना चाहते रहते हैं या फिर ये पूछते हैं कि भाई कौन सा राइट तुम्हारा वायलेट किया गया, उनको नहीं पता रहता तो वो खुद कोशिश करते पता करने की, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि द कमीशन इंश्योर द फॉलोइंग विल बाय मॉनिटरिंग एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू द कंसर्नड अथॉरिटी। मतलब क्या कि देखो जो कमीशन होता है, जो नेशनल कमीशन है, ये जब भी मतलब कोई अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई देखो तुम लोग के इधर ये सारे मतलब शेड्यूल कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसे टाइम पर वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, एंड उसी टाइम पर वो मॉनिटर भी करता रहता है कि ये सारी चीज़ें हो भी रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो कौन से इंस्ट्रक्शन देता है तो आपको यहाँ पर दिया गया है। पहली बात वो क्या क्या चीज़ें करता है देखो लिखा है कि वेदर द सीन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द
crime has been visited immediately by the collector and superintendent of the police of the district on receipt of information। मतलब क्या, ये पहली बात तो ये मॉनिटर करता है कि क्या वहाँ का जो कलेक्टर है या फिर जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है वो डिस्ट्रिक्ट का जो भी जिस भी इलाके में कोई भी मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है, वहाँ पर उसने इमीडिएटली विजिट किया कि नहीं किया वहाँ पर जाकर कि देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो गई है। ठीक है, पहले ये देखता है, मतलब मॉनिटर करता है कमीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को मिले रहते हैं कि अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम अगर दिखती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना, वहाँ पर जाना है, विजिट करना है उस स्पॉट पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात ये देखता है कि वेदर द सीन, मतलब उस जगह पर जाते हैं कि नहीं जाते कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद ये देखता है कि क्या वेदर प्रॉपर फाइल FIR इज़ रजिस्टर्ड इन लोकल पुलिस स्टेशन, की अच्छी तरीके से FIR रजिस्टर की गई है कि नहीं की गई है, ये भी देखता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वेदर नेम ऑफ ऑल पर्सन इन्वॉल्वेड सीटेड बाय द कंप्लेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन FIR, की FIR के अंदर सारे लोगों का नाम है कि नहीं है, जो जो उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे, शेड्यूल कास्ट रिलेटेड जो भी क्राइम किया गया है उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका नाम है कि नहीं है FIR के अंदर, ये भी देखा जाता है। ये भी कमीशन देखता है कि कोई मतलब घपला तो नहीं ना किया जा रहा है, कि पुलिस किसी को बचा नहीं ना रही है, ये भी देखा जाता है। उसके बाद ये भी देखते हैं ये कमीशन कि वेदर इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन टेकन अप बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एज पर प्रोविजन ऑफ SC ST एंड SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। मतलब ये जो लॉ है इसके हिसाब से जो भी मतलब प्रोविजंस दिए गए उसके हिसाब से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो अच्छी तरीके से एक्शन ले रहा है कि नहीं, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखता है कमीशन। उसके बाद ये भी देखता है कमीशन कि वेदर कल्प्रिट हैज़ बीन अप्रहेंडेड एंड ब्रोकेड विदाउट लॉस ऑफ टाइम। मतलब क्या, अप्रहेंडेड मतलब होता है कि उसको पकड़ लेना। ठीक है, कि क्या जो कल्प्रिट है, मतलब जो भी क्राइम जिसने भी किया है, जो जिसने भी शेड्यूल्ड कास्ट के साथ में क्राइम किया है, वो जो क्रिमिनल है या फिर जो कल्प्रिट है कह सकते हो, वो जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है टाइम के अंदर ही, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये भी देखा जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वेदर प्रॉपर चार्ज शीट इज़ फिलेड की नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से चार्ज शीट, जो चार्ज शीट का मतलब कि जो जो लॉ उसके ऊपर जो जो उसने धाराएँ उसने तोड़ी है वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, तो चार्ज शीट बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है प्रॉपर, उसके अंदर सारे चीज़ें लिखी गई है कि नहीं, वो भी देखता है कमीशन। उसके बाद ये भी देखता है कमीशन कि वेदर द केसेस आर ट्राइड बाय द स्पेशल कोर्ट, यानी क्या कि स्पेशल कोर्ट के अंदर ये सारी जो केसेस जो भी थे उनका ट्रायल लिया गया है कि नहीं किया, मतलब केस वहाँ पर कोर्ट में चलाया गया है कि नहीं चलाया गया है, वो भी देखा जाता है, मतलब कमीशन देखता है। उसके बाद कमीशन ये भी देखता है कि वेदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड टू हैंडल दिस केसेस। मतलब क्या, कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, मतलब कई बार होता है कि जो लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लॉयर खरीद सके, मतलब लॉयर खरीदना नहीं, मतलब लॉयर हायर कर सके। ठीक है, अपने केस के लिए। तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट जो होती है मतलब पब्लिक के लिए मतलब सरकारी वकील देती है उनको। तो वैसे यही बोला गया है कि कमीशन ये भी देखती है कि आपको कोई स्पेशल मतलब पब्लिक सरकारी प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी जो लॉयर है वो मिला कि नहीं मिला, ये भी देखा जाता है, जो कि आपके हैंडल करेगा केस को। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो चीज़ देखता है ये अपना कमीशन, वो ये देखता है कि वेदर पुलिस असिस्ट द कोर्ट इन ब्रिंगिंग फॉरवर्ड विटनेसेस एंड सी दैट द कल्प्रिट आर सुटेबली पनिशेड बाय द कोर्ट। मतलब क्या, कि ये भी देखती है हमारी कमीशन कि पुलिस जो है वो सही तरीके से सारे एविडेंस विटनेसेस को मतलब दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है कोर्ट के अंदर, ताकि जो कल्प्रिट है उसको सही तरीके से पनिश किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा ये जो मतलब कमीशन देखता है और इंस्ट्रक्शन देता है अथॉरिटीज़ को, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो मतलब सही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, फिर आप ही देखो। ओके, उसके बाद देखो अब आगे लिखा है द कमीशन ऑल्सो मॉनिटर डैट। मतलब क्या, कि यहाँ पर देखोगे तो ज़्यादातर यही चीज़ देखी गई है कि जो मतलब कमीशन जो है वो मतलब अथॉरिटी को किस तरीके से मॉनिटर करता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पर कमीशन जो रहता है वो साथ में विक्टिम्स को भी मॉनिटर करता है कि विक्टिम्स कैसे कर रहे हैं काम। ठीक है, मतलब उनका क्या क्या चीज़ें हाल चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो पहला लिखा है क्या कि द विक्टिम आर प्रोवाइडेड विद सुटेबल मेडिकल असिस्टेंस एंड ऑन टाइम। मतलब क्या, कि ये जो कमीशन है ये भी देखता है कि जो भी विक्टिम्स है जिनके साथ में भी जो भी दुर्घटना हुई हुई है, जिनका राइट्स या फिर जो भी प्रॉब्लम उनके साथ हुई है, शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग जो भी विक्टिम्स है उनको प्रॉपर असिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस चीज़ का, मेडिकल का, मतलब मान लो उनको चोट लगी, उनको पीटा गया, मारा गया है, तो उनको मतलब दवाई पानी उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखता है कमीशन। उसके बाद ये भी देखता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन इज अरेंज्ड फॉर द विक्टिम ऑफ सच एक्सीडेंट बाय प्रोवाइडिंग पुलिस प्रोटेक्शन बाय स्टेशनिंग अ पुलिस पार्टी बाय पेट्रोलिंग एक्सेट्रा। मतलब क्या, कि जो कमीशन जो है वो ये भी देखती है कि जो पुलिस प्रोटेक्शन उस पर्सन को, उस विक्टिम को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि हो सकता है मान लो कि जो कल्प्रिट होगा उस विक्टिम को मरवा दे गुस्से में आकर, या फिर एविडेंस को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसको मरवा दे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टाइम पर
पुलिस की बेचारी कि भाई मतलब कोर्ट जो रहता है वो ऑर्डर देता है कि इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। कमीशन ये भी देखता है कि उस विक्टिम को मतलब प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पुलिस के द्वारा, कि भाई उसके घर के बाहर 2 पुलिस खड़ी है इस तरीके से, ओके। उसके बाद आगे लिखा है टू सी दैट प्रॉपर कंपनसेशन इज पेड टू द विक्टिम एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी क्या कि उसको सही तरीके से कंपनसेशन मिला है कि नहीं मिला। मान लो उसका घर जला दिया गया तो उसको एक नया घर दिया गया कि या फिर उसमें पैसे दिए गए कि नहीं दिए गए, ये भी देखता है कमीशन, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें देखता है कमीशन। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि मतलब ये सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद अब देखो लास्ट में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है कि द कमीशन विल वेर एवर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस विजिट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स टू ओवरसी द अरेंजमेंट एंड टू कंसोल द इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन द विक्टिम। मतलब क्या कि जो कमीशन होता है, कई बार होता है कि कमीशन जो रहता है वो हो सके मतलब जितना पॉसिबल से हो सकता है उतना हो सकता है वो, कि वो मतलब जहाँ पर भी मान लो कोई जहाँ जिस भी स्पॉट पर कोई भी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के साथ में प्रॉब्लम हुई है, मान लो किसी शेड्यूल्ड कास्ट की औरत को बहुत ज़्यादा मारा गया है, पीटा गया है, तो ऐसे टाइम पर ये जो कमीशन होती है ये अपनी टीम को भेज देती है या फिर अपने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भेज देती है ताकि वहाँ पर जाकर उनसे पूछताछ कर सके एंड साथ ही में उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा दिलासा भी दे सके, कोई बात नहीं हम आपके साथ में हैं, ये सारी चीज़ें बोलकर, ठीक है। तो ये सारी भी कमीशन चीज़ें करते हैं एंड लास्ट में यहाँ पर ये बोला है द कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सच इंक्वायरीज एंड मॉनिटरिंग एट ऑल लेवल। सच इंक्वायरीज कैन बी कंडक्टेड बाय द मेंबर ऑफ कमीशन। मतलब क्या कि ये सारी जो इंक्वायरीज है कौन कंडक्ट कर सकता है, तो मेंबर जो है कमीशंस के वो कर सकते हैं, या फिर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम हेडक्वार्टर्स मतलब वो जो दिल्ली में वहाँ से भी आ सकते हैं लोग। अगर मान लो बहुत बड़ा कुछ अगर कांड है ऐसे टाइम पर हेडक्वार्टर से इन्वेस्टिगेटर्स आ सकते हैं, सारी मतलब इनकी टीम आ सकती है हालचाल देखने के लिए। एंड स्टेट ऑफिस ऑफ द कमीशन, ठीक है, मतलब जो स्टेट पे जो उनका ऑफिस होगा मतलब कमीशन का, वहाँ से भी जो लोग हैं वो आकर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब कमीशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो सब जा सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि मतलब क्या क्या चीज़ें हुई है शेड्यूल कास्ट के साथ, और वो सारे लोग जो रहेंगे वो हेल्प करेंगे शेड्यूल कास्ट की, ताकि वो उनका जो भी राइट वायलेशन हुआ है उसको वो रिड्रेस कर सके, बचा सके उनको, ठीक है। तो मे बी यहाँ पर आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट समझ आ गया होगा, इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है पर कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो कि यहाँ पर मैं जो जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ वो मनन प्रकाशन की बुक है। एंड अगर आप दूसरे किसी पब्लिशर से पढ़ते होंगे, मान लो विपुल या फिर सेठ से पढ़ते होंगे, तो ऐसे टाइम पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरी बुक का नहीं पढ़ा रहा हूँ। कि देखो ये जो मनन प्रकाशन की बुक है ये मतलब आप अगर विपुल से भी पढ़ रहे हो या फिर सेठ से भी पढ़ रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर का कंटेंट सेम रहता है, बट जो एक्सप्लेनेशन जो रहता है मतलब थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन रहता है वहाँ पर सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं किसी बुक में, तो किसी बुक में थोड़े कम इस्तेमाल किए जाते हैं एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें कंटेंट सेम ही रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो आप इस वीडियो को देखकर भी बाकी पब्लिशर से भी पढ़ सकते हो, ओके। सो मे बी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वायरीज रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, तो आपको वो इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब आज मान लो अपलोड हुआ और आप 1-2 दिन बाद वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पर मे बी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।